नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम वन्य जीवन उसी में हमने भौगोलिक प्राणी भौगोलिक प्रदेश देखे जो 9 प्रकार के हैं। अभी हम देख रहे थे भारत की वैविध्यपूर्ण वन्य जीव सृष्टि। तो उसी में हमने देखा था कि भारत के प्रदेश जो है उनमें हमने उत्तर में देखा था कि जम्मू कश्मीर में जंगली बकरियाँ और कस्तूरी मृग देखने को मिलता है। बाद में हम नीचे साउथ में देखें तो प्रायद्वीपीय प्रदेश में जहाँ सदाबहार जंगल है वहाँ एशियाई हाथी है। ब्रह्मपुत्र नदी के दलदली क्षेत्र में एक सिंगी भारतीय गेंडा वगैरह देखने को मिलते हैं। अभी हम आगे देखेंगे दक्षिण भारत के वनों में जंगली भैंसे, वो भी हमने देख लिया था। और कच्छ के रेगिस्तान में जंगली घुड़खर और बड़े रेगिस्तान में जलप्लावित क्षेत्र यानी नारायण सरोवर जो आया हुआ वहाँ सुरखा पक्षी दिखाई देते। बाद में घास के मैदानी क्षेत्र में लुप्त प्राय प्राणी टोकदार घुरड़ यानी वो सबसे बड़ा पक्षी अभी जो लुप्त अवस्था में है वो दिखाई देता है। अभी पिछले वर्षों में ये फिर से ये घुरड़ नाम का पक्षी है वो दिखाई देना शुरू हुए हैं। और जलप्लावित क्षेत्रों में यानी नदी तालाब झरने वहाँ शीत ऋतु में ठंडे प्रदेशों से अनेक जाति के आयावर पक्षी आते हैं, यानी आयावर यानी विदेशों से पक्षी आते हैं। उनमें साइबेरियन कैन है, तिब्बतियन बतख है, कूंज, करकरा आदि पक्षी आते हैं। जो आपने नाम सुना होगा अहमदाबाद के पास नल सरोवर है, वहाँ पर भी ये आयावर पक्षी आते हैं। और पश्चिमी घाट के घने वनों में, पश्चिमी घाट यानी कर्नाटक केरल में जो समुद्र किनारे पर पश्चिम की ओर पश्चिमी घाट आया हुआ है, जो आगे के लेसन में भी मैंने नक्शों में आपको बताया था, वहाँ पर उड़ती हुई गिलहरी पाई जाती है। और निकोबारी कबूतर, निकोबार जो हमारा द्वीप समूह है वहाँ वो मिलने वाला दुर्लभ पक्षी है, यानी बहुत मुश्किल से वो दिखाई देता है। और कच्छ की खाड़ी और लक्षद्वीप समूह में मूंगे की दुर्लभ प्रजातियाँ जो है वो देखने को मिलती है। मूंगे नाम का जो पक्षी है वो भी, उनकी जाति भी बहुत ही कम हो गई है, वो दिखने को मिलती है। बाद में स्तनधारियाँ और पक्षियों के साथ साथ सरीसृपों की भी विभिन्न जातियाँ देखने को मिलती है। जैसे स्तनधारी यानी गाय भैंस जो बच्चे को जन्म देते हैं तो वो पशु है, और पक्षी भी बच्चे को जन्म देने वाले होते हैं। तो वो सब की जातियाँ अलग अलग होती हैं, जिनमें नाग है, अजगर है, गेवन है, गोपी है, वो उल्लेखनीय है। समुद्र किनारे तथा जल क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मछलियाँ है, समुद्री सांप है, डॉल्फिन, शार्क, दरियाई गाय जिसको डुगांग बोलते हैं, ऑक्टोपस तथा हेल जैसी जीव सृष्टि भी दिखाई देती है। जिस सारे हमने देखे जलचर प्राणी। ये प्रश्न IMP है, परीक्षा में भी आता है, भारत की वैविध्यपूर्ण वन्य जीव सृष्टि। तो आपने उसमें कौन से विस्तार में कौन सा प्राणी या पक्षी पाया जाता है वो चीज़ आपको बतानी है। अभी जंगली इलाके के अलावा जहाँ खेती होती है ऐसे कृषि क्षेत्रों में गोचर पर पड़ती जमीन में, मतलब जो पड़ती जमीन है वहाँ पर सियारे, भेड़िया है, नीलगाय है, हरिण है, निगला, खरगोश, जंगली सुअर, शाही इत्यादि जंगली प्राणी दिखाई देते तथा इन्हीं इलाकों में विविध प्रकार के पक्षी जिनमें कोयल, तोता, मोर, बया, उल्लू, बिलक, खुसट, चमगादड़, मैना, बगुला आदि पक्षी मतलब विहार करते हुए दिखाई देते हैं। इतना जानिए कि भारत में मिलने वाले पक्षियों में सारस सबसे बड़ा पक्षी है। भारत में सबसे बड़ा पक्षी है तो वो सारस है, याद रखना। फूल सूंघनी भारत में मिलने वाली सबसे छोटी चिड़िया है। सबसे छोटी चिड़िया तो फूल सूंघनी, और सबसे बड़ा ही पक्षी मेले तो वो सारस है। भारत में मिलने वाला दक्षिण का बर्ड विंग सबसे बड़ा पतंगा है, जो तितली स्वरूप के होते हैं वो, तो सबसे बड़ा है बर्ड विंग है। सीरस जेवेल भारत में मिलने वाला सबसे छोटा पतंगिया है। सीरस जेवेल भारत में मिलने वाला मतलब वो सबसे छोटा पतंगिया है, बड़ा है बर्ड विंग है। अभी आगे हम देखेंगे वन्य जीव एवं संरक्षण की आवश्यकता कि जो वन्य जीव है उनकी सुरक्षा क्यों जरूरी है। कि हमने आगे भी देखा है कि वन्य जीवों का आश्रय स्थान जो जंगल है और जंगलों का विनाश होता है
और जंगलों का विनाश होते उनके आश्रय स्थान, उनके घर ही छिन जाते, तो जंगली जानवर जो है कभी मानव बस्ती में आ जाते और कभी ऐसे मानव आश्रय स्थान के बिना वो मतलब किसी न किसी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती और उनकी जो जातियाँ है वो लुप्त होती जाती हैं। तो भूतकाल पर भी हम नज़र करें तो पता चलता है कि पिछले थोड़े दशकों में वन्य जीवों के अस्तित्व पर भारी जोखिम आया है। आज से 100 वर्ष पहले भारत में हजारों की संख्या में बाघ दिखाई देते थे। वन तथा पर्यावरण मंत्रालय के 2014 के अनुमान के अनुसार बाघों की संख्या जो है वो 2226 थी। पिछले कुछ सालों में उनके संरक्षण संवर्धन के लिए उठाए गए कदमों से संख्या थोड़ी बढ़ी है, जो एक अच्छा संकेत है। अभी इसीलिए आपको याद भी होगा कि बाघ हमारे देश में से, भारत में से लुप्त हो रहे थे। उसके कारण ही बाघ को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत हमारे राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित किया गया है, क्योंकि वो लुप्त हो रहा था। इसके कारण बाघ को राष्ट्रीय पशु के रूप में भी उसको स्थान दिया गया है। बाद में दुधारू पशु यानी जो दूध देते, उनकी चिकित्सा के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रतिबंधित डाइकोफ्लेस नामक दवा से दूषित हुए मांस को खाने से गिद्ध नाम से सोने के कगार पर की, यानी कि पशुओं को चिकित्सा के लिए जो दवाई का उपयोग होते डाइक्लोफेस का, तो वो दवाई बाद में वो पशु जब मर जाते, और आप सबको पता है कि हमारे पृथ्वी का जो कुदरती सफाई कामदार है वो गिद्ध है, तो वो गिद्ध खाता है तो वो भी मर जाते हैं। और 20वीं सदी के आरंभ में हम देखें कि जंगलों में दिखाई देने वाला चीता आज समग्र भारतों के जंगलों से नष्ट हो चुका। ये मोस्ट IMP है, बार बार खाली जगह MCQs वगैरह में आता है कि भारत में से कौन सा जानवर लुप्त हो चुका है, तो चीता, याद रखना। एक समय गिर के शेर जो है एशियाई मध्य पूर्व एशिया तक देखने को मिलते थे। आज शासन गिर, आपने अभ्यारण्य का नाम सुना होगा गुजरात में, वहाँ ही शेर देखने को मिलते। वो शेर थोड़े साल पहले पूरे एशिया में और पूर्व मध्य एशिया तक देखने को मिले। आज मात्र हमारे गुजरात के गिर में वो भी कम संख्या में ही रह गए। उनके संवर्धन के लिए कई उपायों किए और उनकी संख्या बढ़ी है, और 2015 में जब उनकी गणना की गई थी तभी उनकी संख्या 523 है। तो भी आप कई बार न्यूज वगैरह देखते हो तो कई बार रेलवे क्रॉसिंग पर आ जाने से, या कई बार कुएं में गिरने से, या करंट लगने से शेरों की मौत गिर में भी हो रही है। कभी गुजरात में सारस पक्षी बड़ी संख्या में दिखाई देते थे, आज उनकी संख्या भी कम हो गई है। वन्य जीव सृष्टि अंत में तो समग्र जीव सृष्टि का ही एक भाग है, पर जब, कहाँ पर और कुछ वर्षों के दौरान कुछ वन्य जीवों की संख्या में होने वाली कमी पर्यावरण की गुणवत्ता को घटा देती है। कि ये जो प्रकृति का जो पूरा संतुलन है वो अगर बिगड़ जाता है, वो असंतुलित हो जाता है, और वो भी होता है मनुष्य के हस्तक्षेप से, तो पूरा उसका जो प्रभाव है वो पर्यावरण पर होता है। तो गुजरात के पर्वतीय वन विस्तार का मूल निवासी गरुड़, जिसको हम बाज भी कहते हैं, वो भी अभी कम ही देखने को मिलता है। बाद में साबरकांठा जिले में गुजरात का जो विजयनगर तालुका है उसके पर्वतीय विस्तार में आसानी से दिखने वाला धनेश चिलोत्रा, वो भी शायद अभी देखने को मिलता है। तो मानव की असीमित लालच और प्रगति की दौड़ में, यानी मनुष्य की अपनी प्रगति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी ज़रूरियात पूर्ण करने के लिए पर्यावरण को बिगाड़ा है, पर्यावरण को प्रदूषित किया है, जंगलों का विनाश किया है। उसी के कारण ये जो जीव सृष्टि है उसमें जो पशु है, पक्षी है, वो प्रायः लुप्त हो रहे हैं, और आने वाले सालों में तो शायद हम उसको चिड़ियाघर या टीवी वगैरह में ही देख पाएंगे। तो पर्यावरण के असंतुलन के अनेक बुरे परिणामों का सामना करना पड़े, यह स्वाभाविक है। वन्य जीवों के संवर्धन के लिए यदि हम स्वयं कोई योग्य कदम नहीं उठाएंगे तो यह समय दूर नहीं कि हम आने वाले दिवसों में भावी पीढ़ी को उन्हें केवल चित्रों में ही बता सकते हैं। अभी हम भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के बारे में
देखेंगे कि जो अभ्यारण्य किसे कहते हैं वो हम सब जानते हैं कि पशु पक्षियों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिए ये अभ्यारण्य बनाए जाते कि वो वहाँ पर वो सुरक्षित रहे, किसी का डर ना हो, घूम फिर सके और उनकी प्रजातियाँ भी बढ़े, संवर्धन भी हो। तो उस उद्देश्य से ये राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य बनाए गए। तो हम देखते कि हमारे देश में कौन सी जगह पर कौन से जानवर के लिए अभ्यारण्य है, और ये जगह जो है वो आपको नक्शे में बनने की परीक्षा में 1 मार्क्स का आता ही है। तो याद रखना कि कौन सा अभ्यारण्य कौन से राज्य में है। तो काजीरंगा अभ्यारण्य हम देखेंगे, यहाँ नक्शे में भी देखेंगे, वो असम में। तो यहाँ रहा असम, ये रहा काजीरंगा। याद रखना, नक्शे में प्लेस बननी है और उसके लिए एक संज्ञा आपको पसंद करनी है, वो ही संज्ञा आपको यहाँ लिखनी है और यहाँ लिखना है राष्ट्रीय अभ्यारण्य। बाद में थारका मरुस्थल, तो याद रखना है राजस्थान। राजस्थान में थारका मरुस्थल आया हुआ, तो आपको यहाँ डेक्स करो और लिखो थारका मरुस्थल। बाद में यहाँ बॉक्स में संज्ञा सूची लिखकर बताना है, डेक्स बाद में लिखना है थारका मरुस्थल। बाद में अभ्यारण्य के कान्हा, तो कान्हा अभ्यारण्य जो आया हुआ है मध्य प्रदेश में, ये रहा। यहाँ पर जो भी सिंबल लो वो सिंबल यहाँ आपको लिखना है और वहाँ कान्हा नहीं लिखना है, वहाँ लिखना है राष्ट्रीय अभ्यारण्य। आगे है गिर का अभ्यारण्य, तो वो गुजरात में आया हुआ है, ये रहा गिर। जो भी आप निशानी लो वो निशानी आपको यहाँ संज्ञा सूची में लिखनी है और वहाँ लिखना है राष्ट्रीय उद्यान। बाद में वेलावदर कालिया राष्ट्रीय उद्यान, वो भी गुजरात में आया हुआ है, ये रहा वेलावदर। वो नक्शे में पढ़ना है, तो वो जगह याद रखनी है। जो भी निशानी आप गोल राउंड भी ले सकते हो, स्टार भी ले सकते हो, पर वो ही निशानी यहाँ आपको लिखनी है और वहाँ वेलावदर नाम नहीं लिखना है। वेलावदर क्या है? अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान है, तो हमें लिखना है राष्ट्रीय उद्यान। बाद में बांदीपुर, तो वो कर्नाटक राज्य में आया हुआ है, ये रहा बांदीपुर, वो भी राष्ट्रीय उद्यान है, तो हमें यहाँ लिखना है राष्ट्रीय उद्यान। जो भी निशानी है वो रखनी है। बाद में दक्षिका कश्मीर में आया है, वो भी राष्ट्रीय उद्यान है, तो जो भी निशानी उसके लिए हम लो वो निशानी यहाँ डाल के लिखना है राष्ट्रीय उद्यान और यहाँ दक्षिणाम लिखना है। बाद में कार्बेट आया है जो उत्तराखंड में, तो वहाँ पर ये कार्बेट, यहाँ जो भी निशानी लगाओ वहाँ कार्बेट लिखना है और संज्ञा सूची में हमें वो निशानी लिखनी है और लिखना है राष्ट्रीय उद्यान। तो इस तरह हमें नक्शे में बताना है। और एक इसके लिए वो एक बार देख लेते हैं। काजीरंगा गेंडा, जंगली भैंस और हिरण के लिए है। थारका मरुस्थल जो है राजस्थान में, वो रेगिस्तानी भेड़िया, रेगिस्तानी बिल्ली और घोड़ाड़ के लिए है। कान्हा मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय उद्यान देखा वो बाघ साबर के लिए, और गुजरात में सासणगीर का वो सिंह चीता के लिए है और चीतल के लिए। और वेलावदर का जो काला हिरण रहता है, भेड़िया, खड़, मोर और घोड़ाड़ के लिए। और केवला देव जो राजस्थान में ही आया हुआ है, वो भी पक्षियों का अभ्यारण्य है, जो विदेश से भी पक्षी आते हैं वो है। बाद में बांदीपुर हाथी, रेंज, सुअर और जंगली बिल्लियों के लिए। और दक्षिकाउज कश्मीर में कश्मीरी हिरण के लिए और कस्तूरी मृग के लिए वो अभ्यारण्य है। और कार्बेट जो उत्तराखंड में, वो बाघ, हाथी, चीता, हिरण के लिए वो राष्ट्रीय उद्यान है। अभी यहाँ यहाँ तक हम देखते हैं। आप वही बड़ी क्वेश्चन में से जो मतलब MCQज है वो लिख देना।